हेलो एवरीवन, माय नेम इज अमय और हम लोग रिकवरी डिमांड्स एंड रिकवरी चैप्टर स्टार्ट किए थे। डिमांड का पोर्शन हम लोग देख लिए थे, अब बस रिकवरी ऑफ टैक्स बचा हुआ है, उसको आज हम लोग अभी देखते हैं। तो ये चैप्टर हम लोगों का खत्म हो जाएगा। तो रिकवरी का मतलब क्या होता है? कोई भी डिमांड ऑर्डर अगर इशू हुआ है, कोई भी डिमांड ऑर्डर अगर इस एक्ट में इशू हुआ है, तो उसका रिकवरी मतलब उसका वसूली करेगी सरकार। अगर आप टाइम जो सरकार ने बताया हुआ उसमें अगर आप पेमेंट उस डिमांड ऑर्डर के अगेंस्ट में नहीं कर देते हैं, तो सरकार उस पैसा को रिकवर करेगी। तो उसी का नाम है रिकवरी ऑफ टैक्स। उसी में बताया जाएगा कब रिकवरी होगा, कैसे होगा, किन मोड से रिकवरी होगा और किस किस तरीके से रिकवरी, वही मोड हो गया आपका, कैसे हो सकता है रिकवरी। तो रिकवरी का प्रोविजन अगर नहीं होता तो कोई भी डिमांड का कोई आदमी पेमेंट ही नहीं करता। रिकवरी का प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि डिमांड ऑर्डर के अगेंस्ट में जो भी अमाउंट पेबल है उसको सरकार रियलाइज करे, उसको इफेक्टिवली सरकार अपने फंड में ले जाए। तो अब डिमांड ऑर्डर के अगेंस्ट में रिकवरी कब स्टार्ट होगा? तो रिकवरी, कोई भी चीज रिकवरी पैनल प्रोसीडिंग्स टाइप ही है, तो रिकवरी कब होगा? जब टाइम स्पेसिफाइड के अंदर में हम लोग पेमेंट नहीं कर देंगे तब रिकवरी प्रोसीडिंग्स स्टार्ट होगा। तो क्या टाइम दिया हुआ है उसको सबसे पहले हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इनिशिएशन ऑफ रिकवरी प्रोसीडिंग सेक्शन 78। सेक्शन 78 नंबर याद रखना आपको इतना जरूरी नहीं है, जरूरी है ही नहीं बिल्कुल भी। तो इनिशिएशन ऑफ रिकवरी प्रोसीडिंग्स आप देखिए, रिकवरी प्रोसीडिंग्स कब इनिशिएट होगा? जब इफ एनी अमाउंट पेबल बाय अ टैक्सेबल पर्सन, जब कोई भी अमाउंट कोई भी टैक्सेबल पर्सन को देना है किसी ऑर्डर के अगेंस्ट में जो कि जीएसटी एक्ट के अंदर में पास किया गया। जीएसटी कोई एक्ट नहीं है, जीएसटी एक्ट यहाँ ईज ऑफ रेफरेंस के लिए दिया गया। इसमें आप सीजीएसटी एक्ट, एसजीएसटी एक्ट, आईजीएसटी एक्ट, यूटीजीएसटी एक्ट सबको इंक्लूड करेंगे तो फिर जीएसटी एक्ट हो गया। कोई भी एक्ट में कोई भी ऑर्डर पास हुआ है उसके अगेंस्ट में अगर हमको कोई भी अमाउंट पेबल है, वो अगर जो टैक्सेबल पर्सन जिसके अगेंस्ट में ऑर्डर पास किया गया वो 3 महीना के अंदर अंदर अगर पेमेंट नहीं कर देता है तो फिर रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट होगा। इसका मतलब ये है कि 3 महीना का टाइम आपके पास है पेमेंट करने के लिए फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर के डेट से नहीं बल्कि सर्विस ऑफ ऑर्डर के डेट से हम लोग देखेंगे। एक होता है ऑर्डर डेट, एक होता है ऑर्डर का सर्विस डेट, एक होता है कम्युनिकेशन डेट। ये दोनों लगभग लगभग सिमिलर है, ये पर अलग है। ऑर्डर डेट मतलब होता है जिस दिन ऑर्डर इशू किया गया। मान लीजिए 10 दिसंबर को ऑर्डर इशू किया गया, पर 10 दिसंबर को जो है टैक्सेबल पर्सन जिसके अगेंस्ट में ऑर्डर इशू किया गया उसके पास नहीं पहुंचा, उसके पास पहुंचा 15 दिसंबर को। 15 दिसंबर को बाय पोस्ट ही ऑर्डर भेजा गया था और 15 दिसंबर को पहुंचा, तो 15 दिसंबर से 3 महीना का टाइम काउंट किया जाएगा, ना कि 10 दिसंबर से। तो सर्विस डेट, कम्युनिकेशन डेट बेसिकली यही है कि जब जो जिस टैक्सेबल पर्सन के अगेंस्ट में वो ऑर्डर ऑर्डर जिसके अगेंस्ट में पास हुआ है उन तक वो ऑर्डर कम्युनिकेट हो गया हो, उन तक वो ऑर्डर पहुंच गया हो, वही है आपका सर्विस डेट या फिर कम्युनिकेशन डेट। 3 महीना के अंदर अंदर पेमेंट कर देना है, नहीं तो रिकवरी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट किया जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रॉपर ऑफिसर को अगर लगता है इन द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू तो वो बोल सकते हैं कि 3 महीना से आपको कम टाइम दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 1 महीना दिया जाएगा पेमेंट करने के लिए, और क्यों लगता है उसको रीजन इन राइटिंग रिकॉर्ड करेंगे कि आपको क्यों 3 महीने, प्रॉपर ऑफिसर को क्यों लगता है कि इस टैक्सेबल पर्सन को 3 महीना का टाइम नहीं देके 1 महीना का ही टाइम देना चाहिए। नेक्स्ट है जब 3 महीना का टाइम है, 3 महीना का टाइम और एक जगह पे दिया गया है उसको हम लोग देखते हैं। जो भी सर्विस डेट है या फिर कम्युनिकेशन डेट है ऑर्डर का, अपील के सेक्शन में सर्विस डेट नहीं, अपील के सेक्शन में कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर बोला गया है। तो पर कम्युनिकेशन अलग से कहीं डिफाइन नहीं है, तो अभी आप सर्विस और कम्युनिकेशन को एक ही समझिए। तो विद इन 3 मंथ्स अगर हमको इसका पेमेंट करना है तो हम इसका पेमेंट कर देंगे, नहीं तो रिकवरी प्रोसीडिंग्स स्टार्ट होगा। नहीं तो रिकवरी प्रोसीडिंग्स स्टार्ट होगा। अगर 3 महीना के अंदर अंदर में हमको पेमेंट नहीं करना है, हमको लग रहा है ये ऑर्डर सही नहीं है, इस ऑर्डर के अगेंस्ट में हम एग्रीव्ड है, तो विद इन 3 मंथ्स हमको इसका अपील फाइल करना होगा। अपील बिफोर द अपीलेट अथॉरिटी, हमको अपील फाइल करना होगा। और अपील जब फाइल करेंगे तो वहां पे प्री डिपोजिट का प्रोविजन है कि हम लोग अपील का जब चैप्टर देखेंगे तब हम लोग डिटेल में देखेंगे कि प्री डिपोजिट क्या है, नहीं है। पर प्री डिपोजिट का जब पेमेंट हो जाता है तो बैलेंस अमाउंट पे, जो अमाउंट पेबल बाय एन ऑर्डर, अमाउंट पेबल अगेंस्ट एन ऑर्डर है, उसमें माइनस प्री डिपोजिट जो बैलेंस बच जाता है उसके अगेंस्ट में हम लोग का स्टे लग जाता है।
तो वहां पे फिर रिकवरी प्रोसीडिंग्स आपका काम नहीं करेगा। तो 3 महीना के अंदर अंदर में या तो आप अपील कर दीजिए या तो पेमेंट कर दीजिए, नहीं तो आपका रिकवरी प्रोसीडिंग्स स्टार्ट होगा। अब नेक्स्ट है मोड्स ऑफ रिकवरी। रिकवरी किन किन तरीके से किया जा सकता है। अगर आप रिकवरी कब किया जाएगा, जब आप 3 महीना के अंदर में पेमेंट नहीं किए, या फिर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस में जब आपको 3 महीना से कम का टाइम दिया गया था तो उसमें पेमेंट नहीं किए। रिकवरी किन किन तरीके से किया जा सकता है। सबसे पहला है रिकवरी बाय डिडक्शन फ्रॉम एनी मनी ओएड। सरकार सरकार को आपको कोई पैसा देना है, जो टैक्सेबल पर्सन जिसके अगेंस्ट में ऑर्डर पास किया गया है, सरकार को उनको कुछ पैसा देना था और अब इस डिमांड ऑर्डर के अगेंस्ट में कुछ पैसा लेना है, तो सरकार कह रही है, ये प्रोविजन कह रहा है कि आप उसमें से डिडक्ट कर लीजिए। मान लीजिए टैक्सेबल पर्सन का 5 लाख रुपया रिफंड बन रहा था और अभी 2 लाख रुपया का डिमांड बन रहा है। तो या तो ऐसे हो सकता है कि 5 लाख रुपया उसको रिफंड कर दिया जाए और 2 लाख रुपया फिर डिमांड के अगेंस्ट में उससे रिकवरी किया जाए, पर वो 3 महीना के अंदर अंदर में पेमेंट नहीं किया तो अब तो रिकवरी प्रोसीडिंग्स में जाना होगा। तो इससे अच्छा है जब आपको उसका पैसा आप खुद ही पाते हैं तो उससे उसको एडजस्ट कर लीजिए और 3 लाख रुपए का उसको रिफंड दे दीजिए। ये मान लीजिए अगर 1 लाख का ही रिफंड बनता तो 1 लाख एडजस्ट हो जाता, 1 लाख के लिए बैलेंस दूसरा रिकवरी मोड्स में जाएंगे। 2 लाख ही होता तो पूरा एडजस्ट कर लेते, जितना अमाउंट होता उतना उस हिसाब से एडजस्ट कर लेते। तो फिर इस मोड में हम लोग देख लिए, कोई पैसा अगर कोई उसी का पैसा अगर वो कर रहे हैं सरकार को ही, उसको अगर कुछ पैसा देना था तो उसमें से डिडक्ट कर लेंगे। उस ऑफिसर के कंट्रोल में हो या कोई दूसरा स्पेसिफाइड ऑफिसर के कंट्रोल में वो अमाउंट हो, तो उससे भी एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कोई भी सीजीएसडी यूटी गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर है, लोकल अथॉरिटी का कोई ऑफिसर है, या फिर कोई एक ऐसा बोर्ड कॉर्पोरेशन और कंपनी जो इन सब से सीजीएसडी यूटी और एलए लोकल अथॉरिटी का कोई भी ओन्ड, पार्टली ओन्ड या होली ओन्ड कोई भी बोर्ड है, कॉर्पोरेशन है और कंपनी है, तो उन ऑफिसर्स के कंट्रोल में भी उसका कोई पैसा है तो वहां से भी एडजस्टमेंट किया जा सकता है। जरूरी नहीं है बस जीएसटी डिपार्टमेंट कोई पैसा वो कर रही होगी तो ही वहां से एडजस्टमेंट होगा, दूसरे डिपार्टमेंट से भी हो सकता है। अगर वो ऑफिसर कोई सीजी सेंट्रल गवर्नमेंट का है, स्टेट गवर्नमेंट का है, यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट का है या फिर लोकल अथॉरिटी का है, या फिर कोई बोर्ड है, कॉर्पोरेशन है या कंपनी है जो कि सीजीएसडी यूटी और एलए होली या पार्टली ओन या कंट्रोल कर रही है। नेक्स्ट है, पहला तो था क्या कि मनी कोई ओ कर रहे थे तो उससे एडजस्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है रिकवरी बाय सेल ऑफ गुड्स अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रॉपर ऑफिसर। कोई गुड्स जो है प्रॉपर ऑफिसर के कंट्रोल में है तो उसको बेच के उसका पैसा वसूल लीजिए। अगर कोई गुड्स प्रॉपर ऑफिसर के कंट्रोल में है तो उस गुड्स को आप बेचिए और उस गुड्स को बेच के उस पैसा को रिकवरी कर लीजिए। तो प्रॉपर ऑफिसर क्या करेंगे, प्रॉपर ऑफिसर या स्पेसिफाइड ऑफिसर जो ऊपर बताया गया सीजीएसई यूटीएलए का, या फिर कोई बोर्ड कॉर्पोरेशन या फिर कंपनी होली ओन्ड और कंट्रोल इन सब के द्वारा है, तो वो लोग क्या करेगा, रिकवर करेगा या रिक्वायर करेगा स्पेसिफाइड ऑफिसर को कि रिकवर करिए आप जो अमाउंट पेबल बाय ऑर्डर है, जो अमाउंट उनको देना है, जो नहीं दिए हैं जिसके अगेंस्ट में रिकवरी हो रहा है, वो पे उसमें से काट लेंगे, क्या करके, डिटेन करके और सेल करके। जो गुड्स अपने कंट्रोल में है उसको डिटेन कर लीजिए और उसको बेच दीजिए। कैसे बेचेंगे, ऑक्शन करा के या ई ऑक्शन, मतलब ऑक्शन ही ई ऑक्शन हुआ। ऑक्शन अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड से है तो वो ई ऑक्शन हो गया, ऑक्शन करा के बीट करके उसको बेच दीजिए जो गुड्स डिफॉल्टर का है और वो प्रॉपर ऑफिसर या स्पेसिफाइड ऑफिसर के कंट्रोल में है। प्रॉपर ऑफिसर एक इन्वेंट्री लिस्ट बनाएगा और एस्टिमेट करेगा मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स और उतना ही बेचेगा जितना में से आपका काम बन जाए, जितना का उसका डिमांड बन रहा है उतना ही बेच के आप अपना पैसा ले लीजिए। डिफॉल्टर अगर जो अमाउंट अंडर रिकवरी है वो पे कर देता है और रिकवरी का एक्सपेंस पे कर देता है तो ये कैंसिल हो जाएगा और प्रॉपर ऑफिसर उसका गुड्स रिलीज कर देगा। मान लीजिए उसका कोई इन्वेंट्री है, वो पैसा नहीं दे रहा है, उसका इन्वेंट्री में कार पड़ा हुआ है, कार डीलर है, एक कार डीलर है, इसका अमाउंट है पेबल 5 लाख रुपया, ये पेमेंट 3 महीना के अंदर अंदर में नहीं किया। अब रिकवरी प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो रहा है तो इसका कार जो इन्वेंट्री में पड़ा हुआ है इसका लिस्ट बनाएगा, उतना कार बेच देगा जितना से 5 लाख रुपए आ जाए। अगर ये बेचने ऑक्शन से पहले अगर ये पैसा जो रिकवरी का अमाउंट है 5 लाख और जो गवर्नमेंट का खर्चा हुआ है, जो जीएसटी डिपार्टमेंट का खर्चा हुआ है इस रिकवरी को इनिशिएट कराने के लिए, वो पैसा अगर दे देता है तो रिकवरी प्रोसीडिंग्स फिर स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि पैसा मिल गया तो अब रिकवरी क्या चीज के लिए होगा। ये इंपॉर्टेंट है, रिकवरी फ्रॉम अ थर्ड पर्सन गार्निशी प्रोसीडिंग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिकवरी का एक बहुत ही मेन मोड यही है, गार्निशी प्रोसीडिंग।
इसमें थर्ड पार्टी से रिकवरी होगा। रिकवरी इसमें किससे होगा? थर्ड पार्टी से होगा। मतलब डिफॉल्टर है, एक डिफॉल्टर है, इधर गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट पैसा इसको देना था गवर्नमेंट को, मतलब जीएसटी डिपार्टमेंट को, पर ये पैसा नहीं दे रहा है, तो थर्ड पार्टी है कोई जो इसका पैसा होल्ड कर रहा है। तो सरकार क्या करेगा? इस थर्ड पार्टी से ही पैसा ले लेगा। डिफॉल्टर का पैसा, ये थर्ड पार्टी फॉर एग्जांपल बैंक है। बैंक कोई पैसा डिफॉल्टर का कोई अकाउंट है, मान लेते हैं एक करंट अकाउंट है कोई किसी भी बैंक में, उसमें 10 लाख रुपया पड़ा हुआ है। तो थर्ड पार्टी जो बैंक है यहाँ पे, वो डिफॉल्टर का 10 लाख रुपया होल्ड कर रहा है। तो गवर्नमेंट क्या करेगा, सरकार क्या करेगी, जीएसटी डिपार्टमेंट के ऑफिसर क्या करेंगे, इसको नोटिस भेजेंगे बैंक को कि आप उस डिफॉल्टर का इतना रुपया मुझे दे दीजिए। उस वही होता है गार्निशी प्रोसीडिंग्स। वो कैसे क्या होगा उसको अभी हम लोग देखते हैं। द प्रॉपर ऑफिसर मे बाय नोटिस इन राइटिंग, एक नोटिस इन राइटिंग देंगे, require any other person from whom money is due or may become due to the defaulter, जिससे डिफॉल्टर को कोई पैसा मिलना है या ड्यू हो गया है मिलने के लिए या फ्यूचर में होने वाला है, या फिर who holds or may subsequently hold money for or on account of defaulter, या फिर कोई जो है डिफॉल्टर का मनी होल्ड करता है या फिर होल्ड करेगा, या तो उसको डिफॉल्ट जो थर्ड पर्सन है उसको डिफॉल्टर को कोई पैसा देना है, अभी देना है या फिर फ्यूचर में देना है, या फिर कोई एक ऐसा आदमी है जो डिफॉल्टर का कोई पैसा होल्ड करता है या फिर सब्सिक्वेंटली होल्ड करेगा, आगे करेगा फ्यूचर में करेगा। या तो हमको कोई पैसा देना, डेटर्स, डिफॉल्टर का अगर कोई डेटर्स है तो उसको डिफॉल्टर को पैसा देना है। बैंक है, बैंक के केस में बैंक जो है डिफॉल्टर का पैसा होल्ड कर रहा है। तो इसको प्रॉपर ऑफिसर राइटिंग में नोटिस देके बोलेंगे कि आप गवर्नमेंट को दे दीजिए पैसा, तुरंत दे दीजिए जब आपका मनी ड्यू होगा या जो मनी आप होल्ड कर रहे हैं, जो टाइम स्पेसिफाई किया जाएगा उस नोटिस में, उसके अंदर अंदर आप पैसा दे दीजिए। उससे पहले तो नहीं ही दे पाएंगे जब वो मनी ड्यू होगा। अगर आपके पास मनी ड्यू ही नहीं होगा तो उससे पहले आपसे पैसा देने के लिए नहीं बोला जा रहा है, पर जैसे ही पैसा आपके पास ड्यू होगा, जो टाइम स्पेसिफाई किया हुआ है नोटिस में, उतना पैसा आप सरकार को दे दीजिए। उतना पैसा दे दीजिए जितना सफिशियंट हो अमाउंट ड्यू, जितना सफिशियंट हो उस अमाउंट ड्यू को कवर करने के लिए, या फिर अगर उस केस में आपका अमाउंट ड्यू ही कम है तो जितना अमाउंट ड्यू है टोटल दे दीजिए। मान लेते हैं 5 लाख रुपए का ऑर्डर है, 5 लाख रुपए का डिमांड है, डेटर्स होल्ड कर रहा है 2 लाख रुपए ही, डेटर्स को 2 लाख रुपए देना है, तो डेटर्स 5 लाख रुपए नहीं ना दे देगा। तो जो अमाउंट ऑफ डिमांड है या फिर जो अमाउंट आपको देना है, विच एवर इज लेस है, वो आप दे दीजिए। किसको दे दीजिए? डिफॉल्टर को नहीं देके आप डायरेक्ट सरकार को पेमेंट कर दीजिए और वो माना जाएगा कि आपने डिफॉल्टर को पेमेंट कर दिया है। अगर आपको 6 लाख रुपए देना होता इसको डिफॉल्टर को, तो आप 5 सरकार को दे देते और 1 लाख रुपए डिफॉल्टर को दे देते। एवरी पर्सन टू होम, जिसको भी नोटिस इसमें थर्ड पार्टी को नोटिस सर्व किया जाएगा उसको नोटिस का कंप्लायंस करना है। अगर कोई नोटिस पोस्ट ऑफिस, बैंकिंग कंपनी या इंश्योरर को दिया जा रहा है तो ये जरूरी नहीं होगा कि कोई पासबुक सबमिट करें, कोई डिपॉजिट रिसिप्ट सबमिट करें, कोई पॉलिसी या कोई अदर डॉक्यूमेंट सबमिट करें फॉर द पर्पस ऑफ एनी एंट्री, एंडोर्समेंट और द लाइक बीइंग मेड बिफोर पेमेंट इज मेड, नॉटविथस्टैंडिंग एनी रूल, प्रैक्टिस और रिक्वायरमेंट टू द कॉन्ट्ररी। कोई भी ऐसा प्रैक्टिस या रूल है कि हम पासबुक जब तक सबमिट नहीं करेंगे तब तक हमको पैसा बैंक से नहीं मिलेगा, या इंश्योरेंस कंपनी के केस में अगर हम इंश्योरेंस का डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करें, पॉलिसी सबमिट नहीं करें तो पैसा नहीं मिलेगा, ये सब कोई रूल काम नहीं करेगा इस केस में जब थर्ड पार्टी को नोटिस दिया जा रहा है। बस नोटिस ही काफी होगा, कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने का कोई काम नहीं, आपको सरकार को पेमेंट करना पड़ेगा। जो ऑफिसर नोटिस इशू किए हैं वो कोई भी टाइम अमेंड रिवोक कर सकते हैं या टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं पैसा देने के लिए। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज आता है कि नोटिस ही थर्ड पर्सन जिसको नोटिस दिया गया है वो या तो पेमेंट नहीं किया सरकार को या फिर डिफॉल्टर को पेमेंट कर दिया। सरकार को पेमेंट तो नहीं ही किया, वो डिफॉल्टर को ही पेमेंट कर दिया। आपको नोटिस मिलने के बाद आपको सरकार को पेमेंट करना था अगर आप उस डिफॉल्टर का कोई पैसा होल्ड करते हैं या आपको कोई पैसा उसको देना है तो। उसको नहीं देके आपको सरकार को देना है, पर आप क्या किया, आप सरकार को तो नहीं दिए, या फिर आप क्या किए, डिफॉल्टर को पेमेंट कर दिए।
इन केस द नोटिसी फेल्स टू मेक द पेमेंट, अगर आप सरकार को पेमेंट नहीं करेंगे तो थर्ड पर्सन को ही डिफॉल्टर मान लिया जाएगा और सारा कंसिक्वेंस फिर जो है आप पे लगेगा, फिर आपसे रिकवरी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट किया जाएगा सारे मोड से। या फिर अगर आप कोई लाइबिलिटी उस डिफॉल्टर को डिस्चार्ज कर दिए सरकार को पैसा देने से पहले, तो आप पर्सनली लायबल होंगे जितना का लाइबिलिटी आपने डिस्चार्ज किया है, या फिर जो आपका मतलब जो डिमांड के अगेंस्ट में जो अमाउंट पेबल है जो कम होगा उसमें आप पर्सनली लायबल होंगे। सेम केस है, 5 लाख रुपए का डिमांड था, आप डेटर्स थे 6 लाख के, आप सरकार को पेमेंट नहीं करके आप डायरेक्ट डिफॉल्टर को उसका पैसा दे दिए, क्योंकि आपको पैसा तो डिफॉल्टर को ही देना था, पर जब आपको थर्ड पार्टी नोटिस गार्निशिंग प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गया था, नोटिस आपको मिल गया था, तो आपको 5 लाख रुपए सरकार को देके 1 लाख रुपए डिफॉल्टर को देना था। अब आप क्या किए, 6 का 6 डिफॉल्टर को दे दिए, तो आप लायबल कितना के लिए होंगे, 6 लाख के लिए होंगे कि 5 लाख के लिए होंगे? सरकार 5 लाख के लिए ही आपको बोलेगा, क्योंकि 5 लाख का ही डिमांड है। तो 5 लाख और 6 लाख विच एवर इज लोअर। अगर आप 1 लाख का ही पेमेंट किए हैं, डिफॉल्टर को मान लेते हैं, इस 6 का भी आप पेमेंट 6 में से 1 लाख ही दिए हैं, तो 1 लाख के लिए ही आप लायबल होंगे। अब बोलता है जो थर्ड पर्सन जो है वो सरकार को अगर पेमेंट कर देता है तो क्या होगा? अगर आप सरकार को पेमेंट कर देते हैं तो आप मान लिया जाएगा कि आप उसके उस डिफॉल्टर के बिहाफ पे आपने पेमेंट करा है और आपका जो है गुड एंड सफिशिएंट डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी माना जाएगा। और सरकार जो प्रॉपर ऑफिसर होंगे वो आपको एक सर्टिफिकेट देंगे प्रिस्क्राइब फॉर्म में कि आपने कितना लाइबिलिटी डिस्चार्ज कर दिया। तो आपने सरकार को जब उसके अगेंस्ट उसके बिहाफ पे पैसा पे कर दिया तो आपको माना जाएगा कि आपने डिफॉल्टर को पेमेंट कर दिया और आपको प्रॉपर ऑफिसर एक सर्टिफिकेट देंगे। अब आपको डिफॉल्टर को उतना पैसा देने का काम नहीं। कब आपको सरकार को पैसा नहीं देना है? जब जिसको जो थर्ड पर्सन को नोटिस मिला है वो बता दे कि मेरे से जो पैसा डिमांड किया गया है वो उस डिफॉल्टर का ड्यू ही नहीं है, या फिर हम कोई पैसा होल्ड नहीं करते हैं उस डिफॉल्टर के बिहाफ पे, या फिर होल्ड करने वाले हैं, या तो अभी नहीं करते हैं या तो करने वाले हैं, फ्यूचर भी यहाँ पे कवर्ड है। तो या तो कोई पैसा मेरा उसको देना ड्यू नहीं है या ना ही ड्यू होने वाला है, और ना ही हम कोई पैसा उसका होल्ड करते हैं या होल्ड करने वाले हैं, तो हमको फिर सरकार को नहीं देना। हम होल्ड करेंगे तभी तो देंगे पैसा, हम उस डिफॉल्टर का कोई भी पैसा होल्ड करेंगे तभी तो देंगे। तो अभी हम लोग 3 देख लिए। पहला था रिकवरी का पहला मोड था क्या कि अगर उसका पैसा सरकार को ही पैसा देना है तो उससे डिडक्ट कर लेंगे, उस अगर कोई अमाउंट उससे ओ कर रहे हैं तो उसमें से एडजस्ट करके उसको पेमेंट करेंगे। नेक्स्ट है कि अगर हम लोग कोई गुड्स मेरे कंट्रोल में है तो उस गुड्स को जो है डिटेन करेंगे और उसको ऑक्शन के थ्रू बेच के रिकवरी कर लेंगे, इन्वेंट्री लिस्ट बनाएंगे और उसके बाद जितना बेचना जरूरी है उतना बेच देंगे। थर्ड था गार्निशिंग प्रोसीडिंग, थर्ड पर्सन को ऑर्डर देंगे, बैंक नोटिस देंगे। बैंक का सबसे इंपॉर्टेंट केस है, बैंक को जो जीएसटी डिपार्टमेंट जो अभी जो प्रैक्टिस अभी फॉलो हो रहा है, मेन जो नोटिस दिया जाता है बैंक को अभी डेटर्स वाला इतना चलन में नहीं है, बैंक को ही नोटिस दिया जाता है कि आप बैंक को बोला जाता है, बैंक मैनेजर को नोटिस दिया जाता है कि आप उस आदमी का इतना पैसा डिडक्ट करके सरकार को दीजिए। तो जनरली इंस्टेंट उस अकाउंट पे होल्ड लग जाता है और फ्रीज कर दिया जाता है। नेक्स्ट रिकवरी है, रिकवरी का मोड है इमूवेबल या मूवेबल प्रॉपर्टी को अब सरकार प्रॉपर ऑफिसर जो है बेचेंगे। वेयर एनी अमाउंट पेएबल, अगर कोई भी अमाउंट अनपेड है तभी तो रिकवरी हो रहा है। द प्रॉपर ऑफिसर में डिस्ट्रेन एनी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसको प्रॉपर ऑफिसर डिस्ट्रेन करेंगे, बिलोंगिंग टू और अंडर द कंट्रोल ऑफ सच पर्सन एंड डिटेन इट, और उसको डिटेन किया जाएगा जब तक वो अमाउंट पे नहीं कर देता है उसको डिटेन किया जाएगा। अगर डिटेन करने के बाद भी वो अमाउंट जो है अनपेड है 30 दिन तक, आफ्टर सच डिस्ट्रेस, जब डिस्ट्रेस किया गया तो इफ द अमाउंट पेबल, जो अमाउंट पेबल अगेंस्ट द ऑर्डर था और जो कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रेस था वो दोनों आपको पे करना था, ये आपने 30 दिन तक पे नहीं किया तो अब इस प्रॉपर्टी को बेचा जाएगा ऑक्शन के थ्रू, और जो पैसा इससे निकल के आएगा वो रिकवरी कॉस्ट अमाउंट, जो अमाउंट रिकवरेबल है उसके थ्रू उसको एडजस्ट किया जाएगा, जो रिकवरी कॉस्ट है उसको किया जाएगा, और जो सरप्लस होगा आपको दे दिया जाएगा। अब आपका 5 लाख का डिमांड के लिए आप 5 करोड़ का प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो 5 करोड़ सरकार थोड़ी रख लेगा, सरकार अपना 5 लाख रुपए और रिकवरी का जो कॉस्ट आया वो अब बैलेंस उसको वापस कर देगा। प्रोसीजर है कैसे होगा,
तो प्रॉपर ऑफिसर लिस्ट बनाएंगे उसका सारा मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी का, उसका मार्केट प्राइस एस्टिमेट करेंगे और ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट और डिस्ट्रेंड उसको देंगे और नोटिस फॉर सेल दे दिया जाएगा कि इसमें इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में अभी कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में जो है उस पे अफिक्स कर दिया जाएगा, जमीन है, बिल्डिंग है, तो उस पे चिपका दिया जाएगा कि ये ऑर्डर उस पे चिपका दिया जाएगा। मूवेबल प्रॉपर्टी है तो मूवेबल प्रॉपर्टी को तो ले जाया जा सकता है, कोई कार है तो प्रॉपर ऑफिसर उसको सीज कर लेंगे और उसका कस्टडी अपने पास ले लेगा। कोई शेयर्स अगर है, उसका शेयर्स अगर कोई है तो शेयर्स को ऑक्शन नहीं करके वो ब्रोकर के थ्रू जो है बेच दिया जाएगा और ब्रोकर जो है वो पैसा अपना कमीशन डिडक्ट करके सरकार के अकाउंट में जमा कर देगा। अब कोई क्लेम आ जाता है, जब उस पर डिस्ट्रेन लगा, जब उसको उस पर डिस्ट्रेस लगा तो उस पर फिर क्लेम आ गया कि कोई एक ऐसा पर्सन है वो क्लेम कर दिया कि नहीं ये तो मेरा प्रॉपर्टी है, तो डिफॉल्टर का प्रॉपर्टी है ही नहीं, तो उस क्लेम को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और वो तब तक के लिए पोस्टपोन कर दिया जाएगा सेल। अगर वैलिड है उस आदमी का क्लेम तो उसको रिलीज कर दिया जाएगा या फिर पूरा रिलीज कर दिया जाएगा, या टू द एक्सटेंट ऑफ वैलिड क्लेम, जॉइंट प्रॉपर्टी है तो टू द एक्सटेंट, या फिर पूरा ही किसी और का है तो उसको रिलीज कर दिया जाएगा। बट इफ द प्रॉपर्टी इज फाउंड टू बिलोंग टू द डिफॉल्टर, पर अगर प्रॉपर्टी डिफॉल्टर को बिलोंग, अगर ऐसा पता चला कि प्रॉपर्टी डिफॉल्टर का ही है तो क्लेम को रिजेक्ट करके सेल को प्रोसीड किया जाएगा। अदर प्रोविजन क्या है? स्टैम्प ड्यूटी, टैक्स और जो भी फी पेबल है वो ट्रांसफरी जो खरीद रहा है उसको देना होगा। अगर डिफॉल्टर पे कर देता है रिकवरी का जो अमाउंट अंडर रिकवरी है और जो रिकवरी एक्सपेंस है बिफोर इशुएंस ऑफ ऑक्शन नोटिस, तो प्रॉपर ऑफिसर ऑक्शन को कैंसिल करके उसका प्रॉपर्टी रिलीज कर देंगे, जैसा हम लोग उस गुड्स वाले केस में भी देखे थे कि अगर वो बिफोर ऑक्शन नोटिस अगर पेमेंट कर देता है और जो कॉस्ट लग रहा है उसको अगर पे कर देता है तो रिकवरी प्रोसीडिंग्स जो है यहीं पे खत्म कर दिया जाएगा और आपको प्रॉपर्टी वापस कर दिया जाएगा। कोई भी ऑफिसर जो इससे जुड़े हुए हैं वो इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेंगे इस प्रॉपर्टी बेचने में, वो उसको खरीदेंगे नहीं, खरीदने में डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई भी तरह का उनका इन्वॉल्वमेंट, उसको उसका इंटरेस्ट एक्वायर करने में नहीं होगा। ऐसा नहीं कि प्रॉपर ऑफिसर बेच के अपने ही खरीद लिए, वैसा नहीं होगा। कोई भी सेल जो है संडे को या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज हॉलीडे में नहीं होगा। आप पुलिस को बुला सकते हैं, जुरिस्डिक्शनल पुलिस स्टेशन का प्रॉपर ऑफिसर हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचा जा रहा है तो हो सकता है कि डिस्प्यूट अराइज हो सकता है, तो पुलिस का भी मदद लिया जा सकता है, जुरिस्डिक्शनल पुलिस स्टेशन का मदद लिया जा सकता है। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी तो बेच दिया गया, अब उसका जो पैसा बेच के आया उसको किस मैनर में एडजस्ट करेंगे? सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऑफ रिकवरी प्रोसेस, रिकवरी को करने में जो खर्चा लगा सबसे पहले वो पैसा आप एडजस्ट कर लीजिए। जो रिकवरी को ऑर्गेनाइज किए, इस पूरा इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचने में मान लेते हैं 1 लाख रुपए का खर्चा लगा, तो वो खर्चा सबसे पहले डिडक्ट कर लीजिए। जो बेचने से पैसा आया उसमें से सबसे पहले ये पैसा रख लीजिए। अब जो पैसा के लिए रिकवरी किया गया था उसको एडजस्ट कर लीजिए, या कोई पेनल्टी है 129(3) का तो उसको रिकवर करके उसको एडजस्ट कर लीजिए। अब इसके अलावा भी अगर कोई अमाउंट ड्यू है तो उससे भी उसको भी एडजस्ट कर लीजिए। मतलब हो सकता है 4 डिमांड ऑर्डर था, एक डिमांड ऑर्डर के अगेंस्ट में रिकवरी प्रोसीडिंग्स हुआ, 3 डिमांड ऑर्डर और दिख रहा है तो उसको भी एडजस्ट कर लीजिए। फिर से क्या रिकवरी करना है? पैसा जब आ गया है तो जितना अमाउंट ड्यू है सब उसमें से एडजस्ट कर लीजिए। जो पैसा बच जाएगा उसको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में डाल दीजिए, अगर वो आदमी रजिस्टर्ड है, नहीं तो उसके बैंक अकाउंट में दे दीजिए। अगर 6 महीना के अंदर अंदर में उसको पैसा नहीं दिया जा रहा है तो उसको कंज्यूमर वेलफेयर फंड में दे देंगे। किस मैनर में पैसा जाएगा? अगर 5 करोड़ रुपया सेल से आता है, 5 करोड़ रुपया सेल से आता है, रिकवरी कॉस्ट है मान लेते हैं 1 लाख रुपया, अमाउंट टू बी रिकवर्ड है 5 लाख रुपया। ऐसे 5 लाख के लिए कोई 5 करोड़ का एसेट बेचने देगा भी नहीं, वो पेमेंट कर देगा। माइनस अदर डिमांड था 10 लाख रुपए का, तो 10 5 15 एक 16 लाख रुपए यहाँ से हट जाएगा, तो 4 करोड़ 84 लाख रुपए उसके कैश लेजर में चला जाएगा। अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन होता तो बैंक में चला जाता। ठीक है, तो 4 करोड़ 84 लाख रुपया 4.84 CR, 4 करोड़ 84 लाख रुपए उसके कैश लेजर में दे देंगे। ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट मोड ऑफ रिकवरी, अब बहुत छोटा छोटा 3-4 मोड और है, इसको हम लोग जल्दी से देखते हैं। रिकवरी एज अ एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू।
तो प्रॉपर ऑफिसर जो है, प्रॉपर ऑफिसर क्या करेंगे, वो एक सर्टिफिकेट बना के देंगे और उसको कलेक्टर को भेज देंगे। जो डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर है उसको एक सर्टिफिकेट बना के भेज देगा जहां पे वो डिफॉल्टर कोई भी प्रॉपर्टी ओन करता है या फिर रहता है या फिर वहां पे कोई बिजनेस करता है, तो उस डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर को एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा कि इस आदमी से इतना अमाउंट ड्यू है, और कलेक्टर उससे वैसे रिकवरी करेंगे। अगर वो रिकवरी जमीन के लैंड रेवेन्यू का एरियर रहता तो जैसे रिकवरी होता वैसे इस अमाउंट को भी रिकवर किया जाएगा कलेक्टर के द्वारा या कोई ऑफिसर अगर ऑथराइज्ड है तो कलेक्टर को आप सर्टिफिकेट बना के भेजेंगे कि अब अमाउंट जो है रिकवर कर दीजिए, और उस अमाउंट को ऐसे रिकवर किया जाएगा जैसे वो एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू हो। रिकवरी एज फाइन इम्पोज बाय मजिस्ट्रेट, अब भी रिकवरी नहीं हो रहा है तो क्या होगा, अब एप्रोप्रिएट मजिस्ट्रेट को प्रॉपर ऑफिसर एक एप्लीकेशन फाइल करेंगे और वो मजिस्ट्रेट जो है रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट करवाएंगे एज इफ ऐसा इस तरह से रिकवरी प्रोसीडिंग्स होगा कि जैसे वो उनके द्वारा मजिस्ट्रेट के द्वारा कोई फाइन इम्पोज किया गया उसका रिकवरी जैसे होता वैसे वो रिकवरी होगा। रिकवरी थ्रू एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री, जो डिफॉल्टर है उसका सिविल कोर्ट में कोई केस चल रहा था और सिविल कोर्ट में वो केस जीत गया है और सिविल कोर्ट से अब उसको उस केस के अगेंस्ट में उसको कोई पैसा मिलना है, तो उस केस में जो उसको पैसा मिलना होगा वहां से ये अमाउंट को एडजस्ट कर लिया जाएगा। सिविल कोर्ट में वो डिफॉल्टर कोई एग्जीक्यूशन ऑफ कोई डिक्री के अगेंस्ट में उसको अब पैसा मिलना है, तो जो प्रॉपर ऑफिसर है उस कोर्ट को रिक्वेस्ट करेंगे कि इस पैसा से आप जीएसटी का जो रिकवरी जीएसटी का जो अमाउंट पेबल है उसको एडजस्ट कर लीजिए और बाकी प्रोसीड्स उसको दे दीजिए। रिकवरी थ्रू श्योरिटी, कोई आदमी श्योरिटी बना है, कोई आदमी गारंटर बना है तो रिकवरी उससे किया जाएगा कि जैसे कि वही डिफॉल्टर है। गारंटर बने हैं तो मतलब यही हुआ कि अमाउंट ये आदमी अगर पेमेंट नहीं करेगा तो हम करेंगे, तो जब आप गारंटर बन ही गए हैं तो अब आप पैसा का पेमेंट आप ही करिए। अब कोई कंपनी जो है लिक्विडेशन में है, लिक्विडेशन में है कंपनी, तो जो कमिश्नर होंगे वो लिक्विडेटर को नोटिफाई करेंगे कि इतना अमाउंट इस आदमी से हमको लेना है तो आप इसका रिकवरी प्रोसीडिंग्स स्टार्ट करिए, मेरा भी रिकवरी इसमें है, तो लिक्विडेटर को नोटिफाई कर देंगे कि इतना पैसा हमको वहां से लेना है। अब रिकवरी ऑफ टैक्स का कुछ और छोटा मोटा प्रोविजन है, उसमें सबसे पहले ये है कि कोई भी अमाउंट ऑफ टैक्स अगर सीजीएसटी एक्ट में रिकवरी करना है तो एसजीएसटी के जो ऑफिसर है वो जब रिकवरी करने जाएंगे या यूटीजीएसटी के जो ऑफिसर रिकवरी करने जाएंगे वो वैसे ही रिकवरी करेंगे जैसे कि वो आपका एसजीएसटी का ही है या फिर यूटीजीएसटी का ही है। तो अगर सीजीएसटी एक्ट का कोई डिमांड है तो एसजीएसटी एक्ट के या यूटीजीएसटी एक्ट के जब ऑफिसर रिकवरी को इनिशिएट कर रहे हैं तो सीजीएसटी एक्ट का भी रिकवरी उस तरह से ही करेंगे जैसे कि वो अगर एसजीएसटी एक्ट का रिकवरी होता या फिर यूटीजीएसटी एक्ट का रिकवरी होता तो कैसे करेंगे। अब सीजीएसटी का भी डिमांड है, एसजीएसटी का भी डिमांड है, अब जो टोटल डिमांड है उससे कम रिकवरी हो पा रहा है तो कितना सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा, कितना स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा, तो जिस रेशियो में रिकवरी हुआ है उसी रेशियो में दोनों गवर्नमेंट को अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। अगर मेरा एसजीएसटी का भी डिमांड 5 लाख है और सीजीएसटी का भी डिमांड 5 लाख है और रिकवरी जो है अभी 5 लाख का ही हो पाया है, तो ऐसा नहीं है कि एसजीएसटी ऑफिसर रिकवरी करने गए तो पूरा अपने स्टेट गवर्नमेंट को दे दे या सीजीएसटी वाले ऑफिसर रिकवरी करने गए हैं तो पूरा सीजीएसटी में क्रेडिट कर दें। 5 लाख जो है इसी प्रपोर्शन में उन दोनों दोनों गवर्नमेंट के अकाउंट में क्रेडिट होगा, तो 2.5 लाख इनको भी मिलेगा, 2.5 लाख इनको भी मिलेगा और बैलेंस ड्यू 2.5 लाख दोनों का बच जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट कवर हो गया, ये पॉइंट कवर हो गया। अब रिकवरी ड्यूरिंग सर्च सीजर इंस्पेक्शन, सर्च सीजर नहीं, सर्च इंस्पेक्शन और इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई रिकवरी किया जाता है तो उस जगह पे आप रिकवरी नहीं कर सकते हैं, बिकॉज रिकवरी का जो मैकेनिज्म है वो बताया गया, आपको एडजुडिकेशन से आना होगा, उसके बाद जो रिकवरी प्रोसीडिंग्स है उसको इनिशिएट करना होगा। सर्च सीजर इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे कोई रिकवरी नहीं हो सकता, हालांकि डीआरसी 03 के अगेंस्ट में जो टैक्स पेयर है वो वॉलेंट्री पेमेंट कर सकता है बिफोर सो कॉज नोटिस, जो कि सेक्शन 74 ए में परमिटेड है, पर जबरदस्ती वॉलेंट्री पेमेंट अंडर कोअर्सन नहीं कराया जाएगा। अब नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जो है वॉइड होगा सर्टेन केसेस में, कुछ केसेस में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को वॉइड माना जाएगा, मतलब जो ट्रांसफर आप कर दिए हैं उसको वैलिड नहीं माना जाएगा और ट्रांसफर माना ही नहीं जाएगा। तो वेयर एनी पर्सन, कोई भी पर्सन आफ्टर एनी अमाउंट हैज बिकम ड्यू फ्रॉम हिम क्रिएट्स अ चार्ज ऑन और पार्ट्स विद द प्रॉपर्टी,
कोई भी प्रॉपर्टी आपका है, वो आप डिमांड, और डिमांड आपके पास आ गया, अब डिमांड आपका ड्यू हो गया, अब आप उसको बेच दिए किसी और को। क्यों बेच दिए? आपका इंटेंशन यही था कि सरकार को रिवेन्यू को डीफ्रॉड करे, सरकार के रिवेन्यू के साथ डीफ्रॉड करे, सरकार के रिवेन्यू को धोखा दे। तो डिमांड जब आ गया, आपको पता था आपके एसेट बेच के रिकवरी किया जाएगा, उससे पहले आप एसेट जो है किसी और को ट्रांसफर कर दिए, या एसेट पे कोई चार्ज क्रिएट कर दिए बाय वे ऑफ सेल, मॉर्गेज, एक्सचेंज और एनी अदर मोड ऑफ ट्रांसफर। तो ऐसे केस में जो है ये ऐसा ट्रांसफर वॉइड माना जाएगा, बिकॉज आप इसी इंटेंशन के साथ किए हैं कि सरकार के रिवेन्यू को डीफ्रॉड किया जाए। सच चार्ज और ट्रांसफर, ऐसा चार्ज और ट्रांसफर वॉइड नहीं होगा अगर ये एडिक्वेट कंसिडरेशन के साथ किया गया है, गुड फेथ में किया गया है, और आपको पता नहीं था कि कोई ऐसा प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है, या ऐसा कोई नोटिस आपको नहीं मिला था कि कोई अमाउंट पेंडिंग है, या फिर ऑफिसर के परमिशन से ही किए हैं, तब तो कोई बात ही नहीं। ऑफिसर के परमिशन से किया गया तब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो टैक्स जो भी चार्ज क्रिएट किए, जो भी ट्रांसफर किए प्रॉपर्टी का वॉइड होगा अगर इस इंटेंशन के साथ किया गया है कि आप गवर्नमेंट के रेवेन्यू को डिफ्रॉड करें। और ये ट्रांसफर कब किया है? जब आपके आपके ऊपर कोई अमाउंट पेबल हो गया था, डिटरमाइन हो गया था, अमाउंट पेबल था, तब आप इसको ट्रांसफर किए हैं। ये ट्रांसफर कब वॉइड नहीं होगा? अगर एडिक्वेट कंसिडरेशन गुड फेथ पे किया गया, और अगर ऑफिसर्स के प्रायर परमिशन से किया गया है, तब तो ठीक ही है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। टैक्स का किसी भी प्रॉपर्टी पे पहला चार्ज टैक्स का ही होगा। मतलब कोई प्रॉपर्टी अगर बेचा जा रहा है, उसमें क्रेडिटर्स का क्लेम है, बैंक का क्लेम है, और भी आदमी का क्लेम है, और टैक्स का भी उस पर क्लेम है, तो सबसे पहला चार्ज उस पर क्रिएट होगा वो टैक्स का ही। प्रॉपर्टी बेच के सबसे पहला चार्ज का मतलब सबसे पहले जो पैसा दिया जाएगा वो टैक्स का ही पैसा उसमें से काट के दिया जाएगा। एनी अमाउंट पेबल बाय टैक्सेबल पर्सन ऑन अकाउंट ऑफ टैक्स विच इज लाइबल टू पे शैल बी अ फर्स्ट चार्ज। इसका पहला चार्ज होगा प्रॉपर्टी के ऊपर। कोई भी एक्ट में कुछ और लिखा हुआ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आईबीसी एक्ट में अगर कुछ लिखा हुआ है तो उससे फर्क पड़ता है। आईबीसी में अगर बोलेगा पहला चार्ज क्रेडिटर्स का होगा, पहला चार्ज बैंक का होगा, तो पहला चार्ज बैंक का होगा सर। आईबीसी को छोड़ के किसी भी एक्ट में कुछ लिखा हुआ है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पहला चार्ज जो है किसी भी प्रॉपर्टी पे टैक्स का हो। नेक्स्ट है प्रोविजनल अटैचमेंट। प्रोविजनल अटैचमेंट होगा, अभी तो एक्चुअल अटैचमेंट था, प्रोविजनल अटैचमेंट किया जाएगा। रिकवरी अटैचमेंट जो है जब थर्ड पार्टी प्रोसीडिंग्स और गार्निशी प्रोसीडिंग्स देखे, ये सब रिकवरी के मोड्स में है। जब रिकवरी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट होगा, जब 3 महीना तक पेमेंट नहीं हुआ उसके बाद, पर ये प्रोविजनल अटैचमेंट जो है ये पहले हो सकता है, इसीलिए इसका नाम प्रोविजनल है। वेयर आफ्टर इनिशिएशन ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स, कोई प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करने के बाद कमिश्नर को लगता है कि प्रोविजनल अटैचमेंट जरूरी है गवर्नमेंट के रिवेन्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वो ऑर्डर इन राइटिंग देंगे और प्रोविजनली अटैच कर लेंगे कोई भी प्रॉपर्टी को। बैंक अकाउंट भी इसमें आ सकता है। किसका अटैचमेंट हो सकता है? जो टैक्सेबल पर्सन या फिर कोई एक ऐसा पर्सन जो उस ट्रांजेक्शन का बेनिफिट को रिटेन किया गया है, जैसा 122(1)(a) में बताया गया है। ये जो पेनल्टी का सेक्शन ऑफेंस एंड पेनल्टी में हम लोग 122(1)(a) को देखेंगे, तो कोई भी ऐसा आदमी का जिस टैक्सेबल पर्सन के अगेंस्ट में रिकवरी जो प्रोसीडिंग्स इनिशिएट किया गया है, रिकवरी प्रोसीडिंग्स नहीं बस प्रोसीडिंग्स जैसे एडजुडिकेशन के टाइम पे भी प्रोविजनल अटैचमेंट किया जा सकता है कि लग रहा है ये आदमी अगर भाग गया तो इसीलिए पहले ही इसका बैंक अकाउंट अटैच कर लेते हैं, बाद में ये सब पैसा निकाल लेगा। जब तक रिकवरी प्रोसीडिंग्स का टाइम आएगा तब तक ये सारा पैसा खाली कर देगा, तो इसीलिए अभी अटैच कर लो। प्रोविजनल अटैचमेंट जो है 1 साल से ज्यादा का नहीं हो सकता, या फिर कमिश्नर अगर कम टाइम का बोलते हैं तो 6 महीना का अगर बोले तो 6 महीना, मैक्सिमम 1 साल के बाद ये खुद ही खत्म हो जाएगा प्रोविजनल अटैचमेंट। प्रोविजनल अटैचमेंट क्या क्या चीज का किया जा सकता है? प्रॉपर्टी का किया जाएगा, इमूवेबल दूसरा मूवेबल प्रॉपर्टी का, कोई प्रॉपर्टी जो कोर्ट या पब्लिक ऑफिसर के कस्टडी में है उसका, या फिर कोई पार्टनरशिप में इंटरेस्ट है इस आदमी का तो उसका भी किया जाएगा। कमिश्नर जो है एक ऑर्डर पास करेंगे अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी अगर किया जा रहा है तो, और उसका एक कॉपी भेज देंगे कंसर्न पर्सन को, अगर जहां पे लग रहा है रिक्वायर्ड है। जो कंसर्न पर्सन अगर कोई है, कोई रेवेन्यू ऑफिसर है, कोई ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को भेजना जरूरी है, तो वहां भेज के और उस प्रॉपर्टी पे इनकम्बरेंस लगा देंगे। और इनकम्बरेंस जो 1 साल के बाद, या फिर जो कमिश्नर का रिटर्न इंस्ट्रक्शन है जो पहले होगा उसके उस तक रिमूव हो जाएगा, क्योंकि प्रोविजनल अटैचमेंट 1 साल से ज्यादा नहीं हो सकता। आप कम कर रहे हैं तो ठीक है, ज्यादा कर रहे हैं तो 1 साल के बाद तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। प्रोविजनल अटैचमेंट बैंक अकाउंट का भी हो सकता है। तो जिसका प्रॉपर्टी अटैच किया जा रहा है उसको भी एक नोटिस भेजा जाएगा प्रोविजनल अटैचमेंट के केस में। पेरिसेबल या हैजार्डस गुड है। पेरिसेबल गुड्स मतलब ऐसा गुड्स जिसका लाइफ टाइम ज्यादा नहीं है, जैसे
फॉर एग्जाम्पल वेजिटेबल है, वेजिटेबल 3-4-5 दिन के बाद तो नहीं टिक सकता है, तो उसको तुरंत बेचना होगा। कोई हजार्डस गुड्स है तो उसको रखना बहुत प्रिकॉशन के साथ रखना पड़ता है, तो उसको भी तुरंत बेचा जाएगा। वो रिलीज कर दिया जाएगा अगर वो जो है टैक्सेबल पर्सन अगर मार्केट प्राइस दे देता है, या फिर अमाउंट पेएबल इन फ्यूचर बाय द टैक्सेबल पर्सन, वो जो अभी अमाउंट जो पेएबल है इन फ्यूचर, या फिर अभी पेबल है या पेबल इन फ्यूचर है, वो अगर दे देता है या फिर उसका आप मार्केट प्राइस दे देते हैं, तो वो गुड्स आपको दे दिया जाएगा। अगर नहीं देता है तो कमिश्नर उसको जो है डिस्पोज करेगा, बेच देगा और उसका अमाउंट को एडजस्ट करेगा। एनी पर्सन हुज प्रॉपर्टी इज बीइंग अटैच, किसी का प्रॉपर्टी अगर अटैच किया जा रहा है तो वो ऑब्जेक्शन फाइल करेगा, प्रॉपर्टी इज नॉट लायबल टू अटैच। अगर उसका कोई ऑब्जेक्शन है तो वो फाइल करेगा ऑब्जेक्शन, और प्रॉपर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलने के बाद अगर कमिश्नर को लगता है कि उसका नॉट लायबल फॉर अटैचमेंट है तो रिलीज कर देगा, नहीं लगता है तो फिर अटैच करेगा। डेट, शेयर्स एंड अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी को भी अटैच किया जा सकता है। डेटर्स को बोला जाएगा कि अब आप उसको कोई पेमेंट नहीं करेंगे, वो डिफॉल्टर को, डेटर्स को मना कर दिया जाएगा पेमेंट करने के अगेंस्ट में, और क्रेडिटर्स को भी मना किया जाएगा कि आप उससे कोई भी पैसा आप रिकवर नहीं करेंगे जब तक कमिश्नर का ऑर्डर नहीं होगा तब तक। डेटर को बोला जाएगा कि आप प्रॉपर ऑफिसर को डायरेक्ट पेमेंट करिए और वो पेमेंट माना जाएगा कि डिफॉल्टर को किया गया, क्रेडिटर्स को पेमेंट लेने से मना कर दिया जाएगा। The person is in whose name the shares stand is prohibited from transferring them or receiving dividends. In case of other movable property, the person in possession is, कोई दूसरा मूवेबल प्रॉपर्टी है तो किसी और के पास अगर पोजीशन है तो उसको मना कर दिया जाएगा कि आप जो है डिफॉल्टर को उसका पोजीशन मत दीजिए। कोई प्रॉपर्टी अगर कस्टडी में है कोर्ट का या पब्लिक ऑफिसर का, तो प्रॉपर ऑफिसर उसको अटैचमेंट नोटिस उस ऑफिसर या कोर्ट को भेज देंगे और वो प्रॉपर्टी वहां पे अटैच कर लिया जाएगा, प्रोविजनली अटैच किया जाएगा। अब पार्टनरशिप में अगर कोई इंटरेस्ट है, वेयर द अटैच प्रॉपर्टी इज द डिफॉल्टर पार्टनर्स इंटरेस्ट, पार्टनर्स का अगर इंटरेस्ट है, वो किसी भी जगह पे वो पार्टनर है, तो उसमें वो प्रॉपर्टी अगर अटैच किया जा रहा है वहां जहां पे डिफॉल्टर का पार्टनर इंटरेस्ट है, द प्रॉपर ऑफिसर में चार्ज सच इंटरेस्ट टुवर्ड्स द, उस इंटरेस्ट को बेच के प्रॉपर ऑफिसर जो है यहाँ पे उसको भी प्रोविजनली अटैच कर सकता है और उसको एक रिसीवर अपॉइंट कर सकता है, जो कि जब प्रॉफिट ड्यू होगा या फिर कोई मनी ड्यू होगा वहां से तो जिसको मिलेगा, या फिर उसका इंटरेस्ट को बेच देगा और दूसरा पार्टनर उसके इंटरेस्ट को खरीद भी सकते हैं। प्रोविजनल अटैचमेंट किया जा सकता है ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ एनी प्रोसीडिंग, जब कोई भी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट किया गया, रिकवरी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करने से पहले भी प्रोविजनल अटैचमेंट किया जा सकता है। बाद में तो रिकवरी ही होगा, प्रोविजनल तो पहले ही होगा, जैसे एडजुडिकेशन के टाइम पे ही कर लिए। अब नेक्स्ट है लास्ट प्रोविजन, इसमें है कंटिन्यूएशन एंड वैलिडेशन ऑफ सर्टेन रिकवरी प्रोसीडिंग्स। कंटिन्यू होगा और वैलिड होगा सर्टेन रिकवरी प्रोसीडिंग्स, उसके बारे में बताया गया है, यहाँ है सॉरी। वेयर अ नोटिस ऑफ डिमांड हैज बीन सर्व, कोई नोटिस ऑफ डिमांड आप पे सर्व किया गया था, डिमांड ऑर्डर होगा था, आप पे कोई नोटिस ऑफ डिमांड सर्व किया गया था। अब आप अपील में गए, आप गए या गवर्नमेंट साइड से कोई गया, दोनों में से कोई भी अपील में, रिवीजन में या कोई भी प्रोसीडिंग्स में जो अमाउंट ऑफ डिमांड था वो चेंज हो गया, या तो बढ़ गया या तो घट गया। जो डिमांड ऑर्डर के अगेंस्ट में था वो बढ़ गया, पहला केस में बढ़ गया, तो जितना अमाउंट से बढ़ गया, पहले 5 लाख का था अब डिमांड 6 लाख का हो गया, 1 लाख रुपया के लिए आपको फ्रेश नोटिस ऑफ डिमांड इशू किया जाएगा, और जो 5 लाख का रिकवरी है वो एज इट इज चलेगा जिस स्टेज में वो है। अब डिमांड अगर घट गया तो कोई नोटिस देने का काम नहीं, अब 5 लाख के बदला 4 लाख का ही आप पे रिकवरी किया जाएगा, और जिस स्टेज पे तो जो था रिकवरी प्रोसीडिंग्स वहीं से वो स्टार्ट होगा। आईबीसी के अंदर में कोई प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हुआ है तो वो भी इस अदर प्रोसीडिंग्स में आएगा। अकॉर्डिंगली अगर वहां पे आईबीसी के अंदर में जब ऐसा हुआ कि टैक्स का डिमांड 5 लाख था, बोला नहीं अब 3 लाख ही दे पाएगा, आईबीसी में जब हुआ कि आईबीसी में जब फाइनल हुआ गवर्नमेंट का टैक्स का डिमांड इस डिमांड ऑर्डर के अगेंस्ट में 5 लाख पेबल था, अब 3 लाख ही देना है, तो अमाउंट घट गया तो अब घटा हुआ अमाउंट के लिए एज इट इज वहीं से रिकवरी स्टार्ट होगा जहां से वो था। बढ़ जाता तो जितना से बढ़ता उसके लिए फ्रेश नोटिस ऑफ डिमांड देते। अब कुछ छोटा मोटा सर्कुलर है। पहला सर्कुलर ये आया था कि पेनल्टी लगेगा अगर डिलेड फाइलिंग ऑफ 3B है, अगर जीएसटीआर 3B का लेट फाइलिंग हो रहा है, एक पेनल्टी का हम लोग प्रोविजन देखे कि अगर हम लोग सेल्फ एसेस टैक्स या कोई भी अमाउंट कलेक्टेड एज टैक्स अगर 30 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ ड्यू डेट ऑफ टैक्स, जो उसका ड्यू डेट है उसके 30 दिन के अंदर अंदर में अगर पेमेंट नहीं कर देते हैं
तो हम लोग को 10% और 10,000 विच एवर इज हायर हमको देना पड़ेगा पेनल्टी। तो अब वही उसी पे सर्कुलर आया कि ऐसे जब जीएसटीआर 3B का डिलेड फाइलिंग हो रहा है तो उस केस में भी तो सेल्फ असेसमेंट टैक्स का पेमेंट डिले हो रहा है, उस केस में क्या पेनल्टी लगेगा? तो इसमें बहुत अच्छा यही था कि पेनल्टी जो प्रिस्क्राइब है वो सेक्शन 74A में है, और सेक्शन 74A बोलता है, पहले सेक्शन 73 में था, अब 74A में आ गया। तो सेक्शन 73A बोलता है कि जब प्रॉपर ऑफिसर को ऐसा लगता है, तो अगर जीएसटीआर 3B प्रॉपर ऑफिसर को लगने से पहले फाइल हो गया है तो इस पे कोई पेनल्टी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट और लेट फीस ऑलरेडी दिया गया है। पर जनरल पेनल्टी 25-25 हजार का लगाया जा सकता है जीएसटीआर 3B के लेट फाइलिंग पे। तो जीएसटीआर 3B का जो लेट फाइलिंग हो रहा है उस पर पेनल्टी नहीं लगेगा, क्योंकि एडजुडिकेशन से पहले ही पेमेंट हो रहा है। पर हाँ, एडजुडिकेशन के बाद अगर जीएसटीआर 3B फाइल हो रहा है तब पेनल्टी का प्रोविजन अप्लाई हो सकता है। अब सो कॉज लिमिट, कौन कितना अमाउंट के लिए सो कॉज नोटिस इशू कर सकता है, उसका लिमिट प्रिस्क्राइब है। सुपरिंटेंडेंट जो है, अगर बस सीजीएसटी का डिमांड है तो सुपरिंटेंडेंट जो है 10 लाख से ऊपर का सो कॉज नोटिस इशू नहीं कर सकता है, कर सकते हैं। डेप्यूटी और असिस्टेंट कमिश्नर है, डीसी एसी है, तो वो 10 लाख से ऊपर का डिमांड नोटिस इशू करेंगे, पर उनका 1 करोड़ से ऊपर का नहीं हो सकता। एडिशनल और ज्वाइंट कमिश्नर 1 करोड़ के ऊपर कितना भी अमाउंट के लिए कर सकते हैं। सीजीएसटी और आईजीएसटी दोनों ही अगर है उस ऑर्डर में, उस सो कॉज नोटिस में, उस सो कॉज नोटिस का ही यहाँ पे है, तो सुपरिंटेंडेंट जो है इसका डबल हो जाएगा 20 लाख, डिप्टी और असिस्टेंट कमिश्नर 20 लाख से ऊपर का करेंगे 2 करोड़ तक का, और एडिशनल और ज्वाइंट कमिश्नर 2 करोड़। अब सुपरिंटेंडेंट अगर 20 लाख से ऊपर का, आईजीएसटी और सीजीएसटी दोनों ही है, 20 लाख से ऊपर का सो कॉज नोटिस इशू करते हैं तो वो वॉइड होगा, वो वैलिड नहीं होगा। ये मॉनेटरी लिमिट है। जो सीजीएसटी का टैक्स और सेस, इंटरेस्ट पेनल्टी सब इसमें काउंट नहीं करेंगे, टैक्स और सेस देखेंगे। अब तो टैक्स ही देखेंगे, अब तो सेस का क्या ही रह गया। तो टैक्स देखेंगे अब हम लोग। सुपरिंटेंडेंट 10 लाख रुपए अगर बस सीजीएसटी का है तो 10 लाख तक सुपरिंटेंडेंट सो कॉज नोटिस इशू कर सकता है। ये हायरार्की दिया गया कि जितना अमाउंट ज्यादा होगा उतना ऊपर के ऑफिसर्स एडजुडिकेट करेंगे। अब लास्ट सर्कुलर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि पेनल्टी प्रोविजंस इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग फॉर फेक इनवॉइसेस। अब फेक इनवॉइस का केस आ गया, ये इस डिमांड चैप्टर से भी रिलेटेड है और आगे ऑफेंस एंड पेनल्टी चैप्टर से भी रिलेटेड है। अब यहाँ पे इस सर्कुलर से बताया गया है कि जब फेक इनवॉइस इशू किया जा रहा है, जब बस इनवॉइस इशू किया जा रहा है, उसका अंडरलाइन कोई सप्लाई नहीं है, कोई गुड्स या सर्विस का सप्लाई नहीं है, ये फेक इनवॉइस, ये फर्जी इनवॉइस बस इसीलिए इशू किया जा रहा है ताकि सामने वाला रेसिपिएंट जो है उसका आईटीसी ले सके, फ्रॉडुलेंटली धोखाधड़ी करके इसका आईटीसी ले सके। तो फेक इनवॉइसिंग का केस है जहां पे फर्जी इनवॉइस है, कोई बस टैक्स इनवॉइस इशू किया जा रहा है, कोई एक्चुअल गुड्स या सर्विस का सप्लाई नहीं हो रहा है। तो सबसे पहला केस है यहाँ पे, इन केस वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन ए हैज इशूड टैक्स इनवॉइस टू बी विदाउट एनी अंडरलाइंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। ए रजिस्टर्ड पर्सन ने बी को सप्लाई एक टैक्स इनवॉइस इशू कर दिया, और जहां पे कोई सप्लाई हुआ नहीं था एक्चुअल में, बस फर्जी इनवॉइस इशू कर दिया। ए ने बी को इनवॉइस इशू कर दिया, तो ये सप्लाई नहीं है ऐसा सर्कुलर में बताया गया। हालांकि इस पे डिस्प्यूट है, पर सर्कुलर में बताया गया है कि ये सप्लाई नहीं है, और इसलिए जब ये सप्लाई नहीं है तो ए को बी के अगेंस्ट में इस पे कोई टैक्स लाइबिलिटी अराइज नहीं होता है। इसीलिए इस पेमेंट के अगेंस्ट में, इस आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट में कोई डिमांड और रिकवरी नहीं किया जाएगा। तो ए अगर बी को फर्जी इनवॉइस इशू कर भी दिया है और उसका टैक्स का पेमेंट नहीं किया है, तो भी गवर्नमेंट मतलब प्रॉपर ऑफिसर ये इस आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट में कोई डिमांड और रिकवरी नहीं करेंगे, क्योंकि ये सप्लाई नहीं है, इस पे कोई टैक्स देना बनता नहीं था। पर जो रजिस्टर्ड पर्सन ए है जो फर्जी इनवॉइस इशू किया है, उसको पेनल्टी देना पड़ेगा 122(1)(2) में, जहां पे पेनल्टी प्रिस्क्राइब किया गया अगर कोई आदमी टैक्स इनवॉइस इशू करता है विदाउट एक्चुअल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। ए अगर बी को फर्जी इनवॉइस इशू किया है, फेक इनवॉइस इशू किया है, टैक्स इनवॉइस इशू किया है विदाउट अंडरलाइंग सप्लाई ऑफ सर्विसेज और गुड्स और बोथ, तो उसको पेनल्टी लगेगा, उसको आउटपुट टैक्स का डिमांड और रिकवरी नहीं किया जाएगा। सेकंड केस है कि ए ने बी को फर्जी इनवॉइस इशू किया और बी क्या किया, उस फर्जी इनवॉइस के अगेंस्ट में, उस टैक्स इनवॉइस के अगेंस्ट में आईटीसी ले लिया, और उसका आईटीसी लेके, जो उसका आईटीसी का यूज करके वो एक ऐसे सप्लाई के अगेंस्ट में यूज किया जो एक्चुअल में किया गया था। B further issues invoice along with and on the basis of for payment of his tax liability।
तो यहाँ पे क्या था, इस केस में ए और बी के अगेंस्ट में फेक इनवॉइस है, ए है, बी है और सी है। ए और बी के अगेंस्ट में तो टैक्स इनवॉइस जो है ये फेक इनवॉइस है, पर इसका आईटीसी को लेके और यूटिलाइज कर लिया, सी को जो सप्लाई किया गया था ये एक्चुअल आउटवर्ड सप्लाई था, इसके अगेंस्ट में यूज कर लिया इस पैसा को। तो एक चेन में फेक इनवॉइस है यहाँ पे और दूसरे चेन में यहाँ पे फेक इनवॉइस नहीं है। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले रजिस्टर्ड पर्सन बी, ए से बी के अगेंस्ट में तो ऊपर हम लोग पढ़ ही लिए कि कोई डिमांड और रिकवरी नहीं होगा आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट में, और उसमें बस पेनल्टी लगेगा। यहाँ पे बी क्या है, बी का जो आईटीसी है वो यहाँ पे फर्जी है, क्योंकि आईटीसी अवेल किया सेक्शन 16(2)(b) का कॉन्ट्रावेंशन है, क्योंकि आईटीसी आप अवेल नहीं कर सकते हैं जब तक आपको गुड्स या सर्विस रिसीव नहीं हुआ है। तो यहाँ बिना गुड्स और सर्विस रिसीव किए हुए आप आईटीसी ले लिए, तो ये आईटीसी आपका सेक्शन 16(2)(b) में आपका इनएलिजिबल है, और ये आपको डिमांड और रिकवरी इसका किया जाएगा इंटरेस्ट और पेनल्टी। पर अगर सेक्शन 74A में इसका डिमांड और टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी कंप्यूट किया गया है तो फिर 122 में नहीं होगा, अगर सेक्शन से 122 में हुआ तो फिर 74A में नहीं होगा। तो अगर इसको यहाँ पे फिर पेनल्टी नहीं देना पड़ेगा अलग से, 122 में अगर कोई पेनल्टी है कि आप अवेल कर लेते हैं, यूटिलाइज कर लेते हैं आईटीसी विदाउट रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, अगर उसके लिए कोई अलग पेनल्टी होता तो भी नहीं देना पड़ता, क्योंकि सेक्शन 74A में ही लिखा हुआ है कि अगर आपको यहाँ पे कोई पेनल्टी लग रहा है तो फिर आपको कोई भी दूसरे प्रोविजन में पेनल्टी नहीं लगेगा। थर्ड केस है, ए से बी फेक इनवॉइस है विदाउट अंडरलाइंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, और बी से सी भी फेक इनवॉइस है, यहाँ पे दोनों चेन में फेक इनवॉइस है, ए से बी और बी से सी। फेक इनवॉइस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फेक इनवॉइस है कि बस इनवॉइस इशू किया गया है ऑन पेपर विदाउट एक्चुअल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। तो ए से बी फेक इनवॉइस है, बी से सी फेक इनवॉइस है। तो ए से बी में हम लोग पहले ही देख लिए थे कि ए से बी अगर फेक इनवॉइस है तो आउटपुट टैक्स का डिमांड नहीं किया जाएगा और कोई डिमांड से रिकवरी नहीं होगा। तो सिमिलर चीज बी और सी से भी अप्लाई होता है, बी का भी फेक इनवॉइस है सी को, तो यहाँ पे भी इस पे कोई डिमांड ऑन पेनल्टी तो नहीं लगेगा। अब बी जो आईटीसी जो फर्जी लिया है इसके अगेंस्ट में क्या होगा, पिछले केस में देखे थे फर्जी आईटीसी लेके एक्चुअल सप्लाई किए थे तो आईटीसी का डिमांड बना था। इस केस में सर्कुलर बोलता है ना ही आईटीसी का डिमांड बनेगा ना ही आउटपुट टैक्स का डिमांड बनेगा, बिकॉज ये आईटीसी लेके ये पेमेंट किया है क्या चीज का, एक ऐसा टैक्स लाइबिलिटी का पेमेंट किया है जो टैक्स लाइबिलिटी बनता ही नहीं था, इधर भी नहीं बनता था इधर भी नहीं बनता था। पिछले केस में एक चेन सही था, इस केस में दोनों चेन फेक इनवॉइस है। तो इस केस में ना ही आईटीसी का डिमांड बनेगा ना ही टैक्स लाइबिलिटी का डिमांड बनेगा, पर बी को 2 बार पेनल्टी लगेगा। एक बार आईटीसी आपने लिया विदाउट एक्चुअल रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, और सप्लाई आपने किया विदाउट एक्चुअल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, तो 2 बार पेनल्टी लगेगा। केस 1 में क्या था, ए जो है बी को टैक्स इनवॉइस इशू किया विदाउट सप्लाई, बी आईटीसी ले लिया, यहाँ पे पेनल्टी लगेगा, कोई डिमांड नहीं बनेगा टैक्स इंटरेस्ट का। केस 2 में ए से बी को इनवॉइस किया विदाउट सप्लाई, ए से बी फेक इनवॉइस था, बी उस फेक इनवॉइस का आईटीसी लेके एक्चुअल आउटवर्ड सप्लाई कर दिया, और तो यहाँ पे आईटीसी का डिमांड बनेगा, आईटीसी पे टैक्स इंटरेस्ट और पेनल्टी सेक्शन 74A में बनेगा, और सेक्शन 74A में एक बार बन गया तो फिर दूसरे सेक्शन में नहीं बनेगा। केस 3 में दोनों तरफ फर्जी था, ए से बी भी फेक इनवॉइस था, बी से सी भी फेक इनवॉइस था, तो इस केस में दोनों में से किधर भी डिमांड नहीं बनेगा, बस बी को 2 बार पेनल्टी देना पड़ेगा, एक बार आईटीसी विदाउट रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ के लिए, और दोनों विदाउट एक्चुअल आपका विदाउट अंडरलाइंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ के लिए आपको 2 बार पेनल्टी। तो फेक इनवॉइस के लिए ये सर्कुलर था, इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग जब पेनल्टी का ऑफेंस एंड पेनल्टी वाला चैप्टर देखेंगे तो उसमें और अच्छा से हम लोग रिलेट कर पाएंगे। बाकी तब तक के लिए ठीक है, लोग क्वेश्चन करिए, बाकी चैप्टर खत्म, मिलते हैं।